Essay is a topic, understanding of which, or for comprehending that particular topic, we need more attention, we need maturity. तो बात अब कहानियों से जब एसेस पर शिफ्ट हो ही गई, तो आज हम एसे के दो धुरंधरों की बात करेंगे. विल टॉक अबाउट टू डिफरेंट specialists, or I must say a kind of celebrity in the field of literature. उसमें से एक जो है, he was known as the Prince of English Essayist. जानते हैं क्या नाम है उनका? चार्ल्स डिकेंस. Charles Dickens? No. Dickens is mostly famous for his novels. Yes, Udisha. सर आपने आई थिंक सर बेकन तो नहीं है. नहीं सर, बेकन नहीं. फ्रांसिस बेकन. is the brother of Edgar and William Hazlitt, Prince of Essays. विलियम हैजलिट और प्रिंस ऑफ एसेज सर, और फ्रांसिस बेकन जो है वो फादर ऑफ एसेज हैं. तो विलियम हैजलिट प्रिंस ऑफ एसेइस्ट हैं या एसेज हैं? किसने कहा आपसे? यस सर. अगर आपने कहीं पढ़ा है तो गलत पढ़ा है. सर चार्ल्स लैम्ब. सर चार्ल्स लैम्ब. चार्ल्स लैम्ब. Definitely Vaishnavi Hazlitt wrote a good quality of essay. कहीं कहीं कुछ गड़बड़ चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं, लेकिन जो प्रिंस का खिताब है वो चार्ल्स लैम्ब के नाम से है. अ फ्रेंड ऑफ एस.टी. कॉलरिज, चार्ल्स लैम्ब, ब्रदर ऑफ मैरी लैम्ब, जिन्होंने एलिया के नाम से एसेस लिखा, एसेस ऑफ एलिया. तो जब प्रिंस की बात करेंगे तो चार्ल्स लैम्ब की बात करेंगे, और जब चार्ल्स लैम्ब की बात करेंगे तो ह्यूमर एंड पैथोस की बात करेंगे. लेकिन मैंने लैम्ब का नाम लिया क्यों? ये ठीक वैसा ही है कि जब गॉड को एडमायर करना हो तो सैटन को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करना होता है. यहाँ पर दो अलग अलग कैटेगरी के एसेइस्ट हैं. One who is famous for personal essays, and the other one is famous for impersonal essays. तो इन दोनों ने बताया कि निबंध इतने बोरिंग भी नहीं होते. अगर एसेज जो हैं, इफ़ दे कैन बी पर्सनल, इफ़ दे कैन बी एक्सप्रेसिव, उनमें बहुत सी बातें की जा सकती हैं. One can express one's feelings, one's emotions. That was done by Charles Lamb through Essays of Elia. On the other hand, we are having a great personality in Elizabethan era, who was born in, I think, 1560 something. Let me tell you aptly. 1584. No, 1 minute. The person was born in 1561 and died in 1626. So he lived for nearly 65 years. 1561, तो कहीं ना कहीं obviously he was a contemporary of Shakespeare, but lived ahead of him till 1626. Francis Bacon, who is known for his impersonal essays. अब जब आप बेकन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल एक कंसाइज तरीका मिलेगा ऐसे लिखने का. एक कह सकते हैं कि the way we try to write essays nowadays, whenever we get chance, whenever we are asked to do that, तो कहीं ना कहीं हम बेकन जैसा बनने की कोशिश करते हैं. हालांकि he was
फार बेटर। खासियत क्या है, खूबसूरती क्या है बेकन की? अगर मैं कहूँ कि चींटी से लेकर पहाड़ तक का टॉपिक उनको दे दो आप, ही कुड राइट अबाउट दैट। तो उनके नॉलेज का, उनकी विद्वत्ता का कोई सानी नहीं था उस समय जिस समय वो थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना ज्ञान हुआ कैसे। ऑब्वियसली पढ़ा बहुत होगा उन्होंने। अब जानने वाली बात यह है कि ये इंसान जो है बड़े बड़े पोजीशंस में भी रहा अपनी लाइफ में, जस्टिस भी रहे, इवन करप्शन के चार्ज में जेल भी गए। बाकी मैं लाइफ को ज़्यादा डिस्कस करूँगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। जो बातें मुझे आज करनी है काफ़ी है, उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस करने को है। मैंने PDF शेयर किया आपको ग्रुप में, आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके पहले ये बात करना चाहूँगा, एक तो है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, फेमस वर्क रिटन बाय बेकन, 1605 में आया था। बाकी एसेस अलग अलग एडिशंस में पब्लिश हुए थे। अगर आपके पास एडवर्ड एल्बर्ट है उसको ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 119, न्यू एडिशन। फर्स्ट अपीयर्ड इन 1597, पहला एडिशन 1597 में आया, यानी 1600 के पहले। और उस समय उसमें एसेस की संख्या थी 10। तो फर्स्ट एडिशन 1597, द नंबर्स ऑफ एसेस वर 10. The second was in 1612 and the third was in 1625. Raised the number to 38 and 58. तो सेकेंड एडिशन में पहले में 10, दूसरे में 38 और तीसरे में 58। ये याद करने की बात है। और वो है क्या, जो टाइमिंग है 1597, 1612 और 1625। ऑब्वियसली जब नंबर्स बढ़े तो पहले वाली चीज़ें भी रिपीट होती रही। अब अगला प्रश्न मेरा है आप लोगों से, हैव यू हर्ड अबाउट एफोरिस्टिक स्टाइल? क्या आपने, Yes, sir. क्या होता है एफोरिस्टिक स्टाइल? Aphorism and aphoristic style जब हम लोग छोटे थे तो पढ़े थे, तो सर नोट्स सभी पास थे। हाँ, तो जब भी एफोरिस्टिक स्टाइल की बात आएगी तो पहला नाम जो आपके जहन में आना चाहिए वो है बेकन का। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो डेफिनेशन दिया है एफोरिज्म का, मैंने आपको शेयर किया PDF, ओपन दैट। यूके, और अच्छी बात है ये यूके हमें आज के प्रश्न के बारे में याद दिलाने के लिए भी काफ़ी है। यूनाइटेड किंगडम के इंग्लिश में क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, देखिए ये जो लिखा है ट्रांसक्रिप्शन में, पढ़ने आता है कि नहीं आता? अफरिज्म या एफरिज्म। एफरिज्म से एफोरिस्टिक स्टाइल बना। क्या है ये? अ शॉर्ट क्लेवर सेइंग दैट इज इंटेंडेड टू एक्सप्रेस अ जनरल ट्रुथ। मतलब अगर हिंदी में कहें तो गागर में सागर भर देना। एफोरिस्टिक स्टाइल वही है। गागर में सागर भरने का काम हिंदी साहित्य में बिहारी के नाम जाता है। सतसैया के दो हरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी when Bacon writes, he writes in a very epigrammatic style, in a very aphoristic style, through which he makes a compact statement. When he writes about something, he writes in a few words, but when you expand them, you can write a paragraph. ये इंटरेस्टिंग बात है।
कि बेकन को अगर आपने पढ़ लिया, उनकी एक एक लाइन अगर एक पूरा ऐसे पढ़ लिया आपने, उसमें से कुछ एक एक लाइन को आप चूज़ कर लें, चीज़ों को अगर समझ पाएँ तो उनकी एक लाइन को आप याद करेंगे और उस एक लाइन को जब आप एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो आप एक पैराग्राफ लिख पाएंगे। यही क्वालिटी है एफोरिस्टिक स्टाइल की। दूसरा जो है एपिग्राम है। एपिग्राम क्या होता है? ये डेफिनेशन आई थिंक ली गई है उससे, मेरियम वेबस्टर से। ऊपर वाली कैम्ब्रिज से थी, ये दूसरी वाली मेरियम वेबस्टर से। क्या बता रहा है एपिग्राम के बारे में? अ कंसाइज पोएम, और ज़रूरी नहीं कि पोएम ही हो, कोई लाइन भी हो सकती है, डीलिंग पॉइंटेडली एंड ऑफन सैटिरिकली विद अ सिंगल थॉट और इवेंट एंड ऑफन एंडिंग विद एन इंजीनियस टर्न ऑफ थॉट। अपने आप में थोड़ा पैराडॉक्सिकल होता है। एपिग्राम के जो सेंटेंस होते हैं ये भी वैसे ही होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, एफोरिस्टिक स्टाइल टाइप के ही, बस इसमें अंतर इतना होता है कि ये ज़्यादातर सैटारिकल होते हैं या पैराडॉक्सिकल होते हैं। मतलब कई बार ये इसमें कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जो देखने में बड़ी अजीब सी लगती हैं, लेकिन वो भी सच होता है। एपिग्राम का एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है वर्ड्सवर्थ का। आप लोगों ने एपिग्राम के बारे में पढ़ा है कभी? देखिए, आज की क्लास में बहुत सारे टर्म्स डिस्कस किए जाएंगे, नोट करते रहिएगा और उसको फर्दर जा कर के इलेबोरेटिव स्टडी करिएगा उसकी। एपिग्राम हो गया, एफोरिज्म हो गया। एपिग्राम का एक बड़ा फेमस एग्जांपल है वर्ड्सवर्थ का, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। लोग बहुत कोट भी करते हैं इसको। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि बच्चा मैन का फादर होता है, लेकिन वो कैसे होता है आप जब दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं उसमें। अगर एक छोटा मैं एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूँ तो वो ये है दैट अ सीड हाइड्स अ ट्री इन इटसेल्फ। एक जो बीज होता है वो अपने आप में वृक्ष को छुपाए होता है। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक वृक्ष एक सीड को जन्म दे रहा है या एक सीड एक वृक्ष को जन्म दे रहा है। तो वही है चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। वही एक फेमस और बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, पहले मुर्गी आई कि अंडा। तो वही है चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। एक तो वो है बायोलॉजिकल लेवल पर आप देख सकेंगे, और बाकी आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पर देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि what a child has in the childhood learns and that goes in the unconscious ultimately construct the personality of the person, ultimately who becomes a matured human being. बचपन में जो एक्सपीरियंसेस हैं वही बड़े होने पर उस इंसान का व्यक्तित्व वैसा बनता है, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एपिग्राम। तो दो टर्म तो हो गए, एफोरिज्म और एपिग्राम। एफोरिस्टिक स्टाइल का नाम आएगा, बेकन की बात करेंगे। एपिग्रामेटिक तरीका, अच्छा ऐसा नहीं है कि बेकन हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। समटाइम्स ही राइट्स वेरी सिंपली, समटाइम्स वेरी इन वेरी कॉम्पैक्ट वे। अच्छा, कॉम्पैक्ट बड़ा अच्छा शब्द है अंग्रेज़ी का। अगर आप लोग, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने वो लाइफ भी देखी होगी जब मूवीज़ सीडी से देखी जाती थी, या हो सकता है कुछ थोड़े कम उम्र वाले हैं तो वो शायद उनको पता ना हो। सीडी लगा करके कैसेट जो है मूवीज़ देखी जाती थी, बाद में डीवीडी आया। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है कॉम्पैक्ट? ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करके एकदम एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए कम में, तो दैट बिकम्स कॉम्पैक्ट। The third thing that we'll have to discuss today, and that is very much connected with Francis Bacon, that is empiricism. Empiricism, अच्छा जो भी इस्म है, ISM इस्म, ये क्या होता है भाई उदिशा? आई एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम यू। इस्म, ISM सर आइडिया है, बट एक्सप्रेस कैसे करना है वो नहीं पता। Whenever we read any ism, that is a particular philosophy. किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई जो फिलॉसफी है
वही इज्म है। एफोरिज्म या एफरिज्म इज द फिलॉसफी और द आइडिया of using a particular sentence in a way it gives a wider range of meaning. When we have this term empiricism, so it is an ism of empirical things. Empirical means what? Something that we get through experience. जब भी कोई चीज़, जैसे नॉलेज को गेन करने के कई तरीके होते हैं, कई तरह की कई तरह की फ़िलॉसफ़ी हैं कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। कुछ लोग कहते हैं रेशनलिज्म के थ्रू, कुछ लोग कहते हैं स्केप्टिसिज्म के थ्रू, कुछ लोग कहते हैं एम्पिरिसिज्म के थ्रू। कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। मल्टीपल मीनिंग यू आर सेइंग इज्म नो तो यस यहाँ पर एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। स्कूल ऑफ थॉट, SCHOOL, स्कूल। इस स्कूल का मतलब विद्यालय से कतई नहीं है। इस स्कूल का मतलब क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर आइडिया को मानने वाले कुछ लोग हैं, उनकी जो विचारधारा है, दैट इज स्कूल, स्कूल ऑफ थॉट। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, different schools of thought could be there for gaining knowledge, for having knowledge. One is empiricism, the second one is rationalism, and the third one is skepticism. तीनों की बात थोड़ी थोड़ी करेंगे। पहले empiricism की बात करते हैं। empiricism को मानने वाले ये कहते थे कि one gains knowledge through the experience. हम अनुभव करते हैं, उस अनुभव से हम सीखते हैं। तो ये फिलॉसफी जो इस चीज़ को जो माने, इस आइडिया को जो माने, वो एम्पिरिसिज्म में बिलीव करने वाला इंसान है। अब इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक बात मैंने पढ़ी अभी ऑस्कर वाइल्ड के बारे में। उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी लाइन है उनकी एपिग्राम के रूप में, दैट पीपल chalk off their mistakes and name it as experience. जब भी कोई एक्सपीरियंस नाम का वर्ड का यूज़ करता है, इसका मतलब वो अपनी गलतियों की बात करता है। मतलब अपनी गलतियों के लिए एक बेहतर नाम ढूंढ लिया हमने, एक्सपीरियंस। एक वो फेमस लाइन याद आती है, आई थिंक चाणक्य ने कही थी या शायद किसी ने कही होगी, एक बार सर्च करिएगा। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स बट नॉट ऑफ योर्स, ऑफ अदर्स। गलतियों से सीखिए लेकिन खुद की नहीं, औरों की। Because when you take the life empirically, when you try to learn each and everything by the experience only, only of yours, the life is not that much abundant before you, that not that much available for you. ज़िंदगी आपको इतना मौका नहीं देती कि आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर करके सीखें। लेकिन बेकन हैं, लॉकी हैं या डेविड ह्यूम हैं, ये लोग हैं, they used to believe that the knowledge is gained through experience, and this school of thought, this kind of thinking, this kind of philosophy is considered as empiricism. और empiricism के बड़े great pioneer माने जाते हैं इंग्लिश में फ्रांसिस बेकन। और आप देखेंगे in his writing that is very much visible everywhere. Whenever he writes as if he had that experience. इसी में क्या है, empiricism क्या लिखा है इसमें? In the philosophy, empiricism is an epistemological view which holds that true knowledge or justification comes only or primarily from सेंसरी एक्सपीरियंस एंड एम्पिरिकल एविडेंस। हमारे सेंसेस जो फील करते हैं, जो हमारे सामने चीज़ें एकदम क्लियरली दिख रही हैं एक एविडेंस के रूप में। इसे से जुड़ी बात में मनोज सर से बात हो रही थी तो वो वर्ड निकल के आया था, एक एक्सियोमेटिक, सेल्फ एविडेंट के लिए यूज़ किया जाता है। वन विच इज़ सेल्फ एविडेंट इज कॉल्ड एक्सियोमेटिक, दैट इज़ अनदर वर्ड। तो ये तो एक तरह सोचने का तरीका। एक तरीका क्या है, रेशनलिज्म। रेशनलिज्म क्या कहता है? रेशनलिज्म कहता है रीज़न। आप अगर रीज़न को अप्लाई करें
रीज़न के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो वो रैशनलिज्म है। स्केप्टिसिज्म, जिसकी स्पेलिंग अमेरिकन वेरिएंट SKE है और ब्रिटिश वेरिएंट है SCEP, स्केप्टिसिज्म TICISM। स्केप्टिसिज्म वेरी फेमस फिलोसफी जो कहता है इंक्वायरी करिए, हर चीज़ में क्वेश्चन करिए, हर चीज़ को क्वेश्चन करिए। और नॉलेज जो है उसमें भी दो तरह के थॉट हैं। एक कहता है कि नॉलेज जो है इतना ऑब्वियस है, एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट तो अचीव नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाकी दूसरी जो ब्रांच है वो बिलीव करती है कि नॉलेज कैन बी अंडरस्टूड थ्रू इंक्वायरी, तो कुछ इंक्वायरी करके कुछ चीज़ें मालूम की जा सकती हैं। तो वो स्केप्टिसिज्म ये बात कबूल करता है। खैर, एम्पिरिसिज्म में जैसा मैंने नाम लिया बेकन का, एक दूसरा बड़ा नाम आता है जॉन लॉकी का। नाम सुना है जॉन लॉकी? यस सर, फिलॉसफी के। हाँ, जॉन लॉकी फेमस फ्रेज गिवन बाय हिम इज ऑफ टेबुला रसा। नाम सुना है टेबुला रसा का? यस सर, बताते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका दिमाग पूरे कागज की तरह। वेरी गुड। हाँ, कोरा कागज था वो मन मेरा, हाँ, नाम उस पर लिख दिया तेरा, जो भी है। तो ब्लैंक स्लेट यानी कोरा कागज। कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसका मन जो है कोरी स्लेट होता है और उस पर आप जो लिखेंगे वो लिख जाएगा। तो वो आप कैसे लिखेंगे? अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। बच्चे पर, बताएं। बच्चा है उसको एक्सपीरियंस बताओगे? नहीं सर, जो उसको बताया जाता है वो समझता है चीज़ें। नहीं, आप बताने की, समझिए बात को, टेबुला रसा को बताने की बात आप कर रहे हैं तो आप रीज़न का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ बात हम एम्पिरिसिज्म की कर रहे हैं, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिए। सर, उसमें बताया गया था, ये गॉड को बताया जाए कि ये गॉड है, तो वो जानता है कि हाँ ये गॉड भगवान है। अपने सर इन्वायरमेंट को देख के अडेप्ट करता है, चीज़ों को सीखता है। यस, तो अभी इसको समझना है पवन। ठीक है, बताया जा रहा है, बट हाउ ही इज़ लर्निंग? ही इज़ लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंस। यानी उसका जो ब्लैंक स्लेट है उस पर आप जो कुछ लिख रहे हैं ना, वो कैसे लिख रहे हैं? आप उसको एक्सपीरियंस करा रहे हैं, आप उसको ले जाएंगे। नवरात्रि चल रही है, लेकर के जाओ, बोलो ये दुर्गा माँ है, हाथ जोड़ो बेटा, तो बेटा हाथ जोड़ता है। तो ये है एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाना। यस उदिशा? मतलब सर हम अपना एक्सपीरियंस इसको बता नहीं रहे हैं, बट उससे वो चीज़ें एक्सपीरियंस करा रहे हैं। यस यस, यही है तो देखने का तरीका चीज़ों को। देखो, एक लर्निंग बाय डूइंग होती है, एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, दोनों बड़ा अंतर होता है। कुछ चीज़ें आप जो है देख कर सीख जाते हैं, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी चली गई। कुछ लर्निंग आपकी देख कर हो जाती है, कुछ लर्निंग ऐसी होती है कि वो केवल आप देख कर नहीं सीख सकते, वहाँ पर आपको करके सीखना होगा। लर्निंग वाइल डूइंग। जैसे आपको साइकिल चलाने सीखनी है तो किसी को केवल साइकिल चलाते हुए देख करके आप नहीं सीख पाएंगे, वहाँ पर आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ओनली देन यू कैन लर्न। और कुछ चीज़ें होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कैसे? आप किसी टीचर को देखते हैं, उनकी अपनी, यस वैष्णवी, 4 बार गिर के सीखेंगे। याद करिए सोहनलाल द्विवेदी की कविता चींटी वाली, दाना लेकर चलती है, कई बार चढ़ती और फिसलती है। तो हाँ, क्या मैं कह रहा था, जैसे कुछ टीचर्स हैं, द वे दे पुट देमसेल्व्स बिफोर देयर स्टूडेंट्स, मेनी थिंग्स वी लर्न फ्रॉम देम थ्रू दी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे प्रोफेसर थे, whenever he had to take class, he always used to move hither and thither। वो हमेशा जो है he used to walk, हमेशा टहलते रहते थे, चलते रहते थे ऐसे ऐसे। वो कभी एक जगह खड़े होकर पढ़ाते ही नहीं थे।
एक प्रोफेसर थे, जब वो आते थे टेबल पर पहले अपनी घड़ी निकाल करके टेबल पर सामने रखते थे और फिर कभी कुर्सी पे नहीं बैठते थे, सामने वाले टेबल पर आकर के उधर पीछे जो है टेक लगा के खड़े हो जाते थे। वन प्रोफेसर वॉज देयर, वो बाहर किसी को पहचाने ना पहचाने, क्लासरूम में किसी से कुछ पूछा, किसी ने सही जवाब दे दिया, उसके पास जाते थे, उससे हाथ मिलाते थे। तो ये जो कई तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, तो इसमें आपको करके सीखने की ज़रूरत नहीं, आपने ऑब्जर्व कर लिया, सीख लिया, कभी समय पर आप उसको अपने आप सीधे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस। खैर वापस आते हैं, तो आप उसको, वही है ब्लैंक है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग ब्लैंक होता है। टैबुला रसा की मीनिंग है, लैटिन फ्रेज है वो, उसकी मीनिंग है ब्लैंक स्लेट, और फिर उस पर आप लिखते हैं, इबारत लिखते हैं आप। तो कैसे लिखते हैं? आप उसको एक्सपीरियंस करा करके लिखते हैं। तो एम्पिरिसिज्म की एडवोकेसी शुरुआत की इंग्लैंड में बेकन ने 1620 में। अच्छा आप देखिए, बात बेकन की कर रहे हैं तो साथ ही में हमें बात करनी होगी उनके कंटेम्प्ररी बड़ा फेमस नाम है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। डेकार्ट का नाम सुना है? कौन ने सुना होगा? आई होप। यस सर, सुना है, रेने डेकार्ट का नाम। हाँ, रेने नहीं पढ़ते, उनको रेन डेकार्ट बोलते हैं, RENEDECARTES। डेकार्ट फ्रेंच नेम है, फ्रांस से थे वो। क्या फेमस लाइन है उनकी? उनकी फेमस लाइन है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। हाँ, तो वहाँ क्या है? आई थिंक, जब आप थिंकिंग को सेंटर में रख देंगे तो वही है रैशनलिज्म, है ना। आपके एग्जिस्टेंस की क्वालिटी इसीलिए है, आप एग्जिस्ट इसीलिए करते हैं अपने दिमाग की वजह से, अपने रैशनैलिटी की वजह से, तो वो रैशनलिज्म है। वही बाद में आगे चल करके उसका उल्टा हो गया, आई थिंक देयरफॉर आई एम। आगे जाके एग्जिस्टेंशलिज्म में आप देखेंगे, आई एम देयरफॉर आई थिंक, मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ। एग्जिस्टेंशियलिज्म, वो एग्जिस्टेंस सेंटर में आ गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कुछ। आप लोग लिटरेचर के विद्यार्थी हैं, आपने पढ़ा होगा आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर लाइफ सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक कहता है कला कला के लिए है, मतलब उससे आप कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। कला को जो उसकी खुशी है, जो उसका एंजॉयमेंट है, जो उसका प्लेजर है, हैप्पीनेस है, उसी में आप मस्त रहिए, कुछ और एक्सपेक्ट मत करिए। आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर लाइफ सेक कहता है नो। हाँ, आर्ट फॉर लाइफ सेक को मानने वाले मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने पोइट्री की परिभाषा दी, पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अब पोइट्री को भी लाइफ से जोड़ दिए भाई साहब, और लाइफ के क्रिटिसिज्म की बात की उन्होंने, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात की। वो बाकायदे मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, चीज़ों को सिखाने की बात करते हैं, प्रोपेगेंडिस्ट। तो आर्ट फॉर लाइफ से यानी कविता भी आप लिखें तो उसका उद्देश्य होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप लिखें तो उसका उद्देश्य होना चाहिए। आर्ट फॉर लाइफ सेक वाले बात करते हैं। एक तीसरा बंदा आया धरती पर, उसने कहा आई डोंट बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट सेक, नाइदर इन आर्ट फॉर आर्ट सेक नॉर इन आर्ट फॉर लाइफ सेक, आई बिलीव इन आर्ट फॉर माई सेक। उसने कहा मुझे आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं चाहिए, मुझे आर्ट फॉर लाइफ सेक नहीं चाहिए, मैं आर्ट फॉर माई सेक में बिलीव करता हूँ। जानते हैं उसका क्या नाम था? एनी आइडिया वैष्णवी उदिशा? No, sir. द पर्सन हु यूज टू राइट फॉर द ब्लड, ब्लड को बड़ा पैशन और बड़ा रिप्रेजेंटेटिव मानते थे पर्सनालिटी का। The name was, the writer who was a famous
नॉवेलिस्ट एज वेल एज ए ग्रेट पोएट। पोएम बड़ी कम पढ़ते हैं लोग उनकी, नॉवेलिस्ट के रूप में एक बड़ा परिचय है उनका। none other than the person who topped off Oedipus complex before Freud। अपने नॉवेल में एडिपस कॉम्प्लेक्स को बड़े अच्छे से पोर्ट्रे किया उन्होंने। फ्रायड तो बाद में आया, उन्होंने एक नाम दे दिया उसको। माँ बेटे के रिश्ते को बड़े अच्छे से यस D.H. लॉरेंस। अच्छा लगता है जब हम कुछ की पॉइंट्स बताते हैं और आप उस नाम तक पहुंच जाते हैं। D.H. Lawrence, he believed in art for my sake। तो Descartes used to say I think therefore I am। One minute। किस लिए बुला रही? मैं तो आपका लेट होता ना, इसलिए है ना, इधर कीजिए, मुझे जाना है। गो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो रैशनलिज्म की बात डेकार्ट करते हैं 1640 में फ्रांस में, इधर 1620 में बात चल रही है एम्पिरिसिज्म की, बात कर रहे हैं बेकन। हाँ, एक प्रश्न जो आ सकता है, आपको सर ने भी पिछली क्लास में बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इनडायरेक्ट आते हैं, तो यहाँ देखिए इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एक है। बेकन की जो नेचुरल फिलॉसफी है, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन फिलोसोफर बर्नार्डो टैलेसियो। चूँकि इटालियन नाम है तो ऑब्वियस है कि वो टंग ट्विस्टर होगा। और एक स्विस फिजिशियन है, उनका नाम था पैरासेल्सस। इन दोनों से प्रभावित थे बेकन। नॉर्मली हम लोग जब इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी बनते हैं, वी एडमायर पीपल ऑफ इंग्लैंड वेरी मच, कि बड़े समझदार, बड़े ज्ञानी, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। ऑब्वियसली बहुत कई सारी बातें हैं जो सीखने सिखाने लायक है, बताने लायक है। लेकिन जब आप देखेंगे कहीं ना कहीं दे आर मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। आप देखिए ग्रीस का कितना बड़ा असर है इंग्लैंड पर, ग्रीक लैंग्वेज का कितना असर है, लैटिन का कितना असर है। जो बगल के देश और हैं, जैसे एक कौन सा देश, मैं भूल रहा हूँ नाम, कुछ चीज़ें जो वो स्पेन से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हैं जर्मनी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और कुछ तो बड़े लोग जो आसपास के देशों में पैदा हुए, जिनको बाद में यस इटालियन, वही मैं भूल रहा था, इटालियन दिमाग से उतर रहा था बार बार। वैष्णवी ने आज एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मुझे लगता है कई लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होगा, हालांकि कन्फ्यूज़न वाली चीज़ नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से, जिन चीज़ों का उत्तर सौम्या मैंने PDF शेयर किया है ग्रुप में, आप एक बार पढ़ेंगी पूरा तो सब मिल जाएगा वहाँ पर, जो नाम है उनका बाकायदे, वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप गूगल भी कर सकती हैं। वैष्णवी ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर गूगल भी दे सकता था, इनको पता नहीं कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। UK, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड। इंग्लैंड एक अकेला देश है। इंग्लैंड में बाकी 2.5 देश और आप जोड़ देंगे, हालांकि वो 3 कंसीडर किए जाते हैं, मैं 2.5 बोलता हूँ ताकि याद रहे।
तो एक में 2.5 जोड़ेंगे तो 3.5 हो जाएगा। मैं आधा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उसमें जो आयरलैंड है वो पूरा नहीं है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। अंग्रेज़ों की बड़ी खासियत रही है शुरू से। भोजपुरी में यहाँ एक कहावत है, आप लोग पता नहीं भोजपुरी समझते हैं कि नहीं, कुछ तो जरूर समझते होंगे। न खेलब न खेलने देव, खेलवे बिगाड़ब। मतलब ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल को बिगाड़ देंगे। तो अंग्रेज़ों का ये था कि जब वो खुद नहीं खेल पाएंगे तो खेलने भी नहीं देंगे, खेल को बिगाड़ेंगे ज़रूर। आयरलैंड वाले बड़े दिनों से संघर्ष करते रहे कि उनकी अपनी एक स्वायत्तता हो, ऑटोनॉमी हो, वो सॉवरेन कंट्री बने। जब इंग्लैंड वालों को ये लगा कि अभी हमारे हाथ से निकलने वाले हैं, इनको अलग से आयरलैंड चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं कर पाए तो उस आयरलैंड के 2 टुकड़े कर दिए। उस एक टुकड़ा से एक अलग देश बन गया नॉर्दर्न आयरलैंड, तो वो आज अकेला देश है। नॉर्दर्न आयरलैंड आज भी हिस्सा है ग्रेट ब्रिटेन का। तो एक बड़ा छोटा सा देश है, कुछ लोग नाम भी नहीं सुने उसका, वेल्स, WALES, यस, वेल्स इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, और वहाँ के रहने वाले को वेल्श कहा जाता है, WELSH। यस सौम्या, आपसे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने सुना होगा, इंग्लिश के विद्यार्थी बिल्कुल जानते हैं, लेकिन नॉर्मली जब हम बात करते हैं यूरोप के और देशों की, तो उसमें वेल्स का नाम जनरली आता नहीं है। जो इंग्लैंड या उससे जुड़ी न्यूज़ से वाकिफ़ रहते हैं वो जानते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स का बड़ा नाम आता है कई बार। तो वेल्स, WALES, द नेम ऑफ कंट्री, एंड द पीपल फ्रॉम देयर आर कॉल्ड वेल्श, WELSH। तो वेल्स एक कंट्री हो गई, एक कंट्री हो गई स्कॉटलैंड, 2 हो गई, और एक आधी वाली जिसको आप एक भी कह सकते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, और एक है इंग्लैंड, ये 4 हो गए। वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड। जब ये चारों मिल जाएंगे तो बन जाएगा यूके। आई होप मैंने यही बात बताई होगी व्हेन शी आस्क्ड मी। और उसमें एक को आप निकाल के बाहर कर देंगे, नॉर्दर्न आयरलैंड को अगर आप बाहर कर दें उसमें से, तो बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, 3 देश मिलकर बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और इसमें जो है नॉर्दर्न आयरलैंड अगर जुड़ जाता है तो वो बन जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और जो एक और टर्म था यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, पूरा नाम है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको शॉर्ट में हम अमेरिका बोल के काम चला लेते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि केवल अमेरिका बोलेंगे तो नॉर्दर्न अमेरिका है या सदर्न अमेरिका है या USA, 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो USA को USA क्यों बोलते हैं? बिकॉज दैट इज़ एन अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, और उनके स्टेट्स थोड़े हमसे ज़्यादा सॉवरेन या ज़्यादा ऑटोनॉमस है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट जो मन करेगा वो कर लेगा, कुछ चीज़ों में सेंटर की परमिशन चाहिए होती है, वहाँ ऐसा नहीं है USA। एम आई क्लियर वैष्णवी? अब समझ में आया तीनों? यस सर। सर इंटरनेट पे दिया तो था सर, पर इंग्लिश में था सर, ऐसे आप हिंदी में एक्सप्लेन कर दे तो ज़्यादा अच्छा। अरे बाप रे बाप, तो क्यों आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है? सर आती है सर, मतलब पूरा क्लियर करना था इसलिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं, आपने ये प्रश्न पूछा, इस बहाने सभी को पता चल गया। कुछ लोगों को पहले से मालूम होगा, लेकिन चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं तो बेहतर होता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिसके बारे में हम कभी ध्यान नहीं देते, तो लगता है अच्छा ये भी प्रश्न बन सकता है, तो बन सकता है बिल्कुल, और चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। फिलहाल वापस हम अपने मुद्दे पर आते हैं। एक और बड़ा टर्म आ गया, इनलाइटनमेंट। 17th सेंचुरी इंग्लैंड की बात करेंगे। इनलाइटनमेंट बड़ा फेमस है वहाँ पर, और इनलाइटनमेंट में ही नाम आता है जॉन लॉकी का।
18th सेंचुरी में नाम आता है जॉर्ज बर्कले का, ये कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। डेविड ह्यूम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। ये सारे लोग लीडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ एम्पिरिसिज्म कहे जाते हैं, डेविड ह्यूम, जॉर्ज बर्कले और जॉन लॉकी। और एक बड़ा नाम जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बेकन का, फ्रांसिस बेकन। मैंने बता दिया कि ऐसे अलग अलग एडिशन में कैसे आए हैं। नाउ विल टॉक ऑफ सम ऑफ द एसेज। जो लिस्ट है वो तो काफ़ी बड़ी है, जैसे आपने देखा कि 10 के बाद 38, 38 के बाद 58, सो 58 एसेज आर देयर। उसमें से कुछ बहुत फेमस हैं और आई वुड लाइक टू टेल यू, यू मस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट। कम से कम जो लिस्ट मैंने यहाँ दी है एसेज की, उनको एक बार टेक्स्ट आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा जब पढ़ पाएँ। कहीं भी रास्ते में हो, बिज़ी लगे, मोबाइल ओपन करिए, टेक्स्ट निकालिए, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, जितना समझ में आए पढ़ते रहिए उसको। और कोशिश करिए पढ़ते समय कुछ कोटेशंस जो अच्छे लगें आपको, वहीं पर उसको कॉपी करके एक जगह पेस्ट करके एक बाकायदे अलग से नोट्स बना लीजिए। सो सम फेमस एसेज आई एम इनलिस्टिंग देम। ऑफ स्टडीज़, अच्छा ज़्यादातर ऑफ से ही शुरू है इनका ऐसे सारा। ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ, हाँ दिस इज़ नॉट ट्रुथ, हाँ ये ट्रुथ नहीं होता, ट्रूथ होता है, ट्रूथ, ऑफ ट्रूथ। ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ, ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ डेप्थ, of unity in religion or religion, of religion, sorry, of unity in religion या of religion, of revenge, of adversity, of simulation and dissimulation, of parents and children, of marriage and single life। नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, गूगल बाबा जो बताते हैं कि ये सारे जो एसेज हैं कई सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। उन टॉपिक्स में मैरिड लाइफ है, चाइल्ड रियरिंग यानी बच्चों का पालन पोषण, सिंस ऑफ एनवी एंड वैन ग्लोरी, द वर्च्यूज ऑफ फ्रेंडशिप, लव एंड गुड काउंसल, एंगर एंड रिवेंज, ट्रैवल, एम्पायर, एम्बिशन, कॉमर्स। दीज आर दी टॉपिक्स जो आपको कहीं न कहीं घूमते फिरते मिल जाएंगे इनके सारे एसेज में, अलग अलग जगहों पर। बेकन के एसेज को समझना है तो हिंदी के कुछ एसेज को अगर आप मॉडल बनाना चाहें कि एसेज कैसे ढंग के होते हैं, तो अगर आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा कुछ एसेज, जैसे वन फेमस एसे बाई प्रताप नारायण मिश्र। क्या नाम था उस ऐसे का, किसने पढ़ा है? प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी में एक ऐसे लिखा है बात। बात यानी टॉकिंग या कन्वर्सेशन। अब बात की भी बात की जा सकती है। वन मोर ऐसे दैट वी हैव फ्रॉम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मित्रता। तो वैसे ही आप इंग्लिश में जब एसेज की बात करेंगे तो इसमें भी ऐसे जो है अलग अलग छोटे छोटे टर्म्स, छोटे छोटे टॉपिक्स पर आपको एसेज देखने को मिलते हैं। जैसे रॉबर्ट लिंड का एक बड़ा फेमस एसे है पवन, डू यू रिमेंबर द नेम? रॉबर्ट लिंड। No idea. Robert, फॉरगेटिंग। आपके पास जो किताब होगी इंग्लिश एसेस्ट करके जो किताब है BHU वाली, yes, yes. उसमें देखिए आपके वो सिलेबस में है, आपको पता नहीं है। सर BA के सिलेबस में तो देखा है, तो वही इसे पढ़े थे आप, केवल आप क्या पढ़े थे? ऑफ केवल और आप स्टडीज। अच्छा, और उसके बाद कुछ नहीं पढ़े? उसके बाद कोई इसे तो नहीं पढ़े। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन करके। खैर कोई बात नहीं। तो अभी आपने नाम ले लिया ऑफ ट्रेवल का, गलती से इसमें ट्रेवल वाला छूट गया है। ऑफ ट्रेवल भी काफ़ी फेमस है बेकन का।
of studies, of travel, of death, of parents and children, of revenge. So in such essays, when we read them, we try to understand that how one can write on any topic if one has the experience, if one has, the command over words, if one has read about them, or if one has experienced that in one's life. तो किसी भी मुद्दे पर बात की जा सकती है. आपको याद होगा विवेकानंद जब पहुंचे थे शिकागो सम्मेलन में, तो टॉपिक क्या मिला था उनको? नो आंसर. द टॉपिक वॉज जीरो. सर जीरो. द टॉपिक वॉज ज़ीरो. ज़ीरो दिया गया और ज़ीरो पर ही वो हीरो बन गए. उन्होंने इतना बोला कि बेल बजाने वाला बेल बजाना ही भूल गया कि कब इनको बोलने से चुप कराना है. तो यस, अब देखते हैं थोड़ा सा बेकन के एफोरिस्टिक स्टाइल या एपिग्राम्स को. आज की रात आप कुछ और पढ़ें न पढ़ें, ऑफ स्टडीज़ ज़रूर पढ़िएगा, समझ में आएगा कि एपिग्राम क्या होता है. यस शिवानी, यू आर ट्राइंग टू सेइंग समथिंग. आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है शिवानी, केवल नॉइज़ आ रही है. मैसेज करिए आप. अभी जा रही है सर? हाँ बोलिए. बेकन को पढ़ा था तो उस टाइम पे पढ़ा था कि बेकन के सारे एसेस ऑफ से शुरू होते हैं, तो इसका कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. उसमें तरीका होता है सबका अपना. जैसे अगर आप बात करें राकेश रोशन की, राकेश रोशन को जानती हैं कौन है? यस सर. कौन है? फादर ऑफ ऋतिक रोशन. फादर ऑफ ऋतिक रोशन, ग्रेट एक्टर एंड डायरेक्टर. तो उनकी हर मूवीज़ का नाम क से शुरू होता है ना. क्रिश है, कोई मिल गया है, और पता नहीं कौन कौन सी जो है मूवीज़ हैं. तो तरीका होता है सबका अपना, कोई सटल लॉजिक नहीं है उसके पीछे. कुछ चीज़ें एक जब ट्रेंड बन जाता है तो उसको लोग फॉलो करते हैं. हाँ, काबिल भी है पवन, बहुत अच्छी बात. मूवीज़ की जानकारी कम से कम है, अच्छा लगा. अभी हमारे मॉडर्न राइटर हैं चेतन भगत साहब. चेतन भगत साहब के नॉवेल के टाइटल की क्या खासियत है? बताइए, अवेयर नहीं है आप लोग? ये तो सर बस पढ़े थे, वही फिल्म आया था उसका. कौन सा नॉवेल पढ़े थे? हाफ गर्लफ्रेंड नहीं आते? हाफ गर्लफ्रेंड. मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप बताइए क्या क्या है पहचान. सौम्या, यू आर ट्राइंग टू से सर समथिंग. वो यूथ पे लिखते हैं. No, I'm talking. I'm यूथ और न्यू जनरेशन से लिखते yes, yes. I'm talking about the titles of the novels. मैं titles बता रहा हूँ. अब सर मेनली सर वो गर्ल्स के ऊपर लिखते हैं सर. मतलब उनकी टाइटल गर्लफ्रेंड हो गया, वन इंडियन गर्ल हो गया. मैं बोल रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा. One book is 3 Mistakes of My Life. The other one is 5 Points Someone. One is One Night at Call Center. 2 States. Half Girlfriend. Half Girlfriend. numbers. Numbers. Yes. So that is his way of writing. अब उसमें आप बहुत डीप में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको किसी रील्स में ये पता चल जाए कि कोई नंबर यूज़ करने से उनका जो है शुक्र सही हो जाएगा या बृहस्पति सही हो जाएगा, उनको सफलता मिल जाएगी. जो कुछ भी हो, वो अलग रीजंस हैं.
कई लोग ऐसा करते हैं कई बार, हाँ, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं तो क्या करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। लेकिन बस बात वही है कि एवरीबडी जब भी कोई आदमी कोई ऐसा काम करता है जिससे उसको फेम मिलने वाली हो या वो चाहता है कि मिले, तो कुछ ना कुछ यूनिक करने की कोशिश करता है और करनी भी चाहिए। थ्रू दैट वन बिकम्स डिफरेंट। आपने सुना होगा कुमार विश्वास नाम हुआ करता था, विश्वास कुमार, बड़ी बहन ने कहा ये कैसा नाम, थोड़ा यूनिक करो इसको, कुमार को आगे कर दो। विश्वास कुमार बड़ा सिंपल सा नाम लगता है, कुमार विश्वास एक अलग नाम बन गया, ही बिकेम दी ब्रांड। तो ये चीज़ें हैं बस, और कोई बात नहीं है। खैर मुझे यस सर, आपने ये चेतन भगत वाली बात बोली सर, आपने कहीं पढ़ा या फिर आपने खुद ऑब्जर्व किया था? नहीं, मैंने चेतन भगत पर काम किया था। एक सीनियर हमारे थे तो उनकी हेल्प कर रहा था मैं, तो उसी समय मैंने कुछ वर्क्स पढ़े भी थे और बाकायदे आई हैड सम रिसर्च, और तब मैं इससे एक्वेंटेड हुआ। मेरा ऑब्जर्वेशन इतना वो नहीं है, ऑब्वियसली जब आप किसी को समय देंगे तभी पता चलेगा ना। तो आई रेड दैट समवेयर, और है भी ये, आप देखिए कोई भी नया भी नॉवेल वो लिखेंगे उसमें आपको नंबर मिल ही जाएगा। आप चेतन भगत को विकिपीडिया करिएगा, यू विल गेट दैट आंसर। तो अब नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ राइटिंग ऑफ बेकन। ऑफ स्टडीज से कुछ अच्छे कोटेशंस निकाल करके मैं लाया हूँ। हो सकता है एक बार पढ़ने पर आपको लगे आपको सब समझ में आ रहा है, लेकिन फर्दर जब आप पूरा ऐसे पढ़ेंगे तो और नई बातें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इनका तरीका क्या है, जैसे आप आंसर लिखते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, सपोज़ आप किसी के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं, आप वो टाइप्स लिख देते हैं कि उसके कितने काइंड्स हैं या कितने टाइप्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आप नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन पुराने तरीके से 5 टाइप्स या काइंड्स ऑफ नाउन तो 5 हैं, तो उन 5 की लिस्टिंग कर लिया आपने, 1 2 3 4 5 केवल नाम बता दिया। फिर फर्दर आप एक एक को लेकर के इलेबोरेट करते हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देते हैं। तो बेकन का तरीका यही लिखने का है, पहली लाइन में वो इंट्रोड्यूस करेंगे और दूसरी लाइन में उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो अगर आप सही से पढ़ें तो पहली लाइन में सब कुछ है, मतलब हर एक सेंटेंस में जो कॉम्पैक्टेड हैं, जो एपिग्रामेटिक हैं, जो एफोरिस्टिक हैं, उसमें आपको सब मिल जाएगा। फर्दर उसी का इलेबोरेशन मिलेगा। स्टडीज़ ये एक ऐसा जो है ऐसे है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, पीसीएस वगैरह में भी जो है, जो या यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सी सेट जो होता है उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन में उठा के दे देता है ऑफ स्टडीज़। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी। 3 चीज़ों के बारे में बोल दिए कि स्टडी से 3 फायदे होते हैं, डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी। अब तीनों का क्या है ये आंसर जानने के लिए आपको अगला सेंटेंस पढ़ना होगा, टेक्स्ट में जाकर पढ़िएगा। कैसे खुशी मिलती है पढ़ने से, कैसे ऑर्नामेंट बनता है, कैसे वो एक तरह से आपके लिए आभूषण बन जाता है, दैट evolves your personality and how that makes you more able, more qualified. Second one, रीडिंग के बारे में है बात, स्टडी की चल रही है, रीडिंग पर भी आ जाएगी बात, राइटिंग पर भी आ जाएगी बात। रीड not to contradict and confute, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider। पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप वे कर पाएँ, चीज़ों को तौल पाएँ, समझ पाएँ उनकी वैल्यू और कंसीडर कर पाएँ। रीडिंग की इम्पोर्टेंस और चीज़ों के लिए नहीं है, तो किन किन चीज़ों के लिए नहीं है, कंट्राडिक्ट करने के लिए नहीं कि किसी की बात को काटने के लिए। अब यही है मैच्योरिटी क्या होती है, कहते हैं विदाउट कंट्रारी इज़ नो प्रोग्रेशन। बिना विरोध के प्रोग्रेशन नहीं होता। हमने जो बोला आपने मान लिया, इसमें कुछ नया नहीं आएगा। जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो प्रोग्रेस की बात आएगी। तो इसलिए जो विद्वान लोग हैं
वो कॉन्ट्राडिक्शंस को भी सुनते हैं। अगर कोई विरोध करता है तो उसकी बात सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस बात में विरोध है। तो वही है टू वे एंड कंसिडर, एंड फॉर दैट वन नीड्स रीडिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट, बेकन इज सेइंग इट। किताबों के बारे में यस वैष्णवी, आगे आएगा सब कुछ। बुक्स के बारे में है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed, some few to be chewed and digested। किताबों की 3 कैटेगरी बांट दी है। ऐसा नहीं कि बेकन ने जो बांटा बस वही ब्रह्म सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, लेकिन जो बातें वो करते हैं वो अपने ऑब्जर्वेशन से करते हैं, एंड सम ऑफ देम आर ऑब्वियसली दे मस्ट बी फॉलोड। कुछ किताबें केवल टेस्ट करने के लिए, यानी पूरा नहीं पढ़ना आपको। कुछ ऐसी हैं जिसको स्वैलो कर जाना, यानी पूरा स्वैलो कर जाइए, और कुछ ऐसी हैं जिनको आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, यानी बहुत डीपर उतरना पड़ेगा उसमें। रीडिंग मेकeth a full man, conference a ready man, writing an exact man। इंसान की अलग अलग कैटेगरी होती है। फुल मैन बनने के लिए रीडिंग चाहिए। कॉन्फ्रेंस का मतलब जब आप बात करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह कोई पब्लिक कॉन्फ्रेंस आप करें ही ना। हाँ, इसका मतलब यू आर नॉट रेडी टू कन्फ्रंट द पीपल, द क्वेश्चंस। राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। और हिस्ट्रीज के बारे में, अच्छा क्या है, हिस्ट्री का अलग अलग असर लोगों पर कैसे होता है। हिस्ट्रीज मेक मेन वाइज, पोएट्स विटी, the mathematics subtle, natural philosophy deep। अलग अलग जो डोमेन ऑफ नॉलेज है उसका असर पर्सनालिटीज़ पर कैसे अलग अलग होता है। हिस्ट्री पढ़ने वाले वाइज होते हैं, पोइट्री पढ़ने वाले विटी होते हैं, और मैथमेटिक्स पढ़ने वाले सटल होते हैं, और नेचुरल फिलोसफी पढ़ने वाले डीप होते हैं। दैट इज़ हाउ दियर पर्सनैलिटीज़ आर कंस्ट्रक्टेड। और इतनी एग्जैक्ट बातें कोई एक्सपीरियंसिव बंदा ही कर पाएगा। जैसे हमारे एक कलीग हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी एक बार बातचीत के दौरान, कि जो नियम कानून होते हैं वो कमज़ोरों के लिए होते हैं। बात तो बड़ी सिंपल है, लेकिन अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो बहुत, इसको लाइफ में देखिएगा आसपास कि कैसे कमज़ोरों पर नियम कानून थोपे जाते हैं, लागू किए जाते हैं। इसमें एक फ्रेज़ आया है लैटिन का। ऑब्वियसली अगर आप जैसे देखते हैं, जब आपने चौसर को पढ़ा होगा तो देखा होगा कैसे इंग्लिश के अलावा और लैंग्वेज पर उनका कमांड था। वही हाल है बेकन का। हमारे यहाँ जो बंदा हिंदी जानता है ठीक ठाक कंसिडर किया जाता है, वही बंदा अगर संस्कृत जान ले तो विद्वान कहा जाता है। वैसे ही इंग्लैंड में हालत है, अंग्रेज़ी जानेंगे सामान्य है, इंग्लिश के साथ अगर लैटिन आपको पता है, वो एक दौर था जब विद्वानों की श्रेणी में वो लोग आते थे। तो आप लैटिन का बहुत यूज़ मिल्टन में देखते हैं, आप लैटिन का बहुत यूज़ बेकन में देखते हैं। कोट कर दिया उन्होंने एक, क्या है एग्जैक्टली मुझे लैटिन पढ़ने तो नहीं आती, जो ये लिखा है उसको इंग्लिश के हिसाब से पढ़ेंगे तो क्या है, अबाउट स्टडिया इन मोड्स। उसका मतलब है स्टडीज़ पास इनटू कैरेक्टर, यानी विवेकानंद ने कहा था आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं बेकन, आप जो पढ़ते हैं वही बन जाते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। और एक चलते चलते एक जो है आपको पर्सनालिटी को अलग ढंग से डेवलप करने का एक नुस्खा दे दिया। हाँ, क्या करेंगे तो कैसा होगा, क्या करेंगे तो आपके शरीर का कौन सा हिस्सा जो है वो बेहतर होगा। बाउलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेंस, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, राइडिंग फॉर द हेड। तो ये केवल एक एग्जाम्पल था आपको समझाने का बेकन की खूबसूरती, उनकी एफोरिस्टिक स्टाइल और उनके एसेस के बारे में डिस्कशन करने का। आई होप बेकन के थ्रू
कई लोगों से मुलाकात हो गई होगी आज। जी सर।